हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके रेनबो बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 7 जो कि ग्लोबल इंग्लिश चैप्टर था, जिसे पिछले दिनों हमने पढ़ा था, उसके सभी तरह के प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बुक से होते हैं, और नोट्स के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये प्रश्न हाल ही के हुए एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, अर्थात जो 2021 में इंटर का एग्ज़ाम हुआ, इंटरमीडिएट का, इसमें से लगभग सेंटअप में एक क्वेश्चन जो है नोट्स का लिखाया हुआ आया है। बाकी के 2 क्वेश्चन और जो हैं वो फाइनल्स में आए हैं, और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो नहीं आया है, तो आने की चांसेस जो है उसकी ज़्यादा है। और लेकिन मैं ये बता दूं कि ये सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं, और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, न सिर्फ ये तो आप 11th में पढ़ रहे हैं, 11th के कोर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये 12th के लिए बहुत ज़रूरी है। 12th में भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी होगा, और इसी के अध्ययन में, इसी की तैयारी में जो है, ताकि कोई पहलू छूट ना जाए, मुझे इतना दिन लगा और थोड़ा सा कुछ काम में व्यस्तता थी, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी देर हुई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं अब ये कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आपको समझ में आए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के अब इसे शुरू करें। सबसे पहला ट्रू फॉल्स है, जो कि आपके बुक से है, और यहाँ पर मैं आपको ये बताकर, यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स लिखा नहीं है, इसे मैं आपको बताकर बताऊँगा। आपसे खुद इसका जवाब मैं लूँगा। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा है, इसका जवाब दीजिएगा। पहला है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या ये कथन सही है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स? तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, ये उत्तर जो है, ये प्रश्न सवाल फॉल्स है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कोई अंतर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में काफ़ी अंतर हैं। दूसरा है, इंडियन इंग्लिश इज़ क्लोज़र टू अमेरिकन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश जो है वो भारतीय इंग्लिश जो है वो अमेरिकन इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ये कहा गया है। तो क्या ये कथन सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? ये कथन पूरी तरह से गलत है, जैसा कि आपने अध्याय में पढ़ा होगा, और ये भी आपको ज्ञात है अच्छे से कि भारत पर ब्रिटिशर्स का राज रहा था। ठीक है, अमेरिकन्स का नहीं था। तो अमेरिकन इंग्लिश का यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ब्रिटिश इंग्लिश का ही इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो इसका उत्तर गलत होगा, ये सवाल जो है गलत है। अगला है, इंडियन इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द बन चुके हैं, शब्दों के समूह हैं, और वाक्य का ऐसा समूह है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं है। तो क्या ये कथन सही है? जी बिल्कुल, ये कथन भी सही है। ठीक है, ऊपर के दोनों कथन भले ही गलत हों, ये कथन सही है कि भारतीय इंग्लिश में बहुत सारे जो है शब्द ऐसे नए आए हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो इंडियंस हैं वो अंग्रेज़ों की इंग्लिश को तोड़ मरोड़ कर उसमें बहुत सारा अपना बहुत कुछ घुसेड़ चुके हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव देखिए, ये आपके बुक में उसी लेसन से है, लेकिन उस लेसन में दिया गया नहीं है, तो मैंने उसके अंदर से निकाला हुआ है। पहला है, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड डैश। तो इंग्लिश जो है एक स्पीच के रूप में एंग्लो सैक्सन जो ग्रुप था उनके एक सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में ये डेवलप हुआ। तो वो कौन सा इंग्लिश था? तो इसको हम लोग कहते हैं क्वींस इंग्लिश। ठीक है, जो कि मुख्य इंग्लिश थी, और इसी से सारे इंग्लिश जो है निकले हैं। ठीक है, तो ये क्वींस इंग्लिश कहलाती है। फिर है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, मतलब जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश थे, जो उसकी भाषा थी, वो क्या नाम से जाने जाते थे? तो इसको हम लोग आरपी कहकर भी पुकारते हैं, और उसी का फुल फॉर्म है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। ठीक है, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन ये कहा जाता है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को। ठीक है, अगला है, द न्यू वर्ड इन इंग्लिश फर्स्टली केम मेनली फ्रॉम डैश लैंग्वेज।
जो नए शब्द अंग्रेज़ी में आए हैं वो मुख्यतः कहाँ से आए हैं? तो ये आए हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस से, यूरोपियन भाषाओं से। ठीक है। अगला है द बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश हैज़ मेड इट द मोस्ट ग्लोरियस इम्प्योर लैंग्वेज। यहाँ पर बोरोइंग हैबिट की बात कर रहे हैं, उधार लेने वाले आदत की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के शब्द इंग्लिश के मूलतः नहीं हैं, वो दूसरी भाषाओं से कई शब्दों को उधार लेकर बने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है, मतलब गौरवमान है, लेकिन अशुद्ध भाषा है। इंग्लिश ने बहुत ज़्यादा गौरव प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह एक अशुद्ध भाषा है। ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर है बाय द डैश इंग्लैंड हैज़ बिकम ए वेरी पावरफुल नेशन। डैश आते आते इंग्लैंड जो था वो बहुत ही ताकतवर देश बन गया। तो कब समय आते आते? तो उत्तर है 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी आते आते इंग्लैंड जो है एक बहुत ही ताकतवर देश बन गया। फिर है इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन डैश। ये कहा जाता है कि डैश में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। तो ये डैश क्या है? ये कहलाता है ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेज़ों के साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। इसका कारण भी मैंने कहानी में आपको बताया था कि अंग्रेज़ का जो राज था वो लगभग दुनिया के हर देश के आसपास में था, मतलब हर देश में लगभग उसका राज हुआ करता था। तो इसीलिए कभी यहाँ सुबह तो कभी वहाँ सुबह, कभी इसमें रात होती ही नहीं थी। हर जगह सुबह कोई न कोई देश में अंग्रेज़ों के राज में सुबह थी ही। फिर है टुडे डैश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। ब्रिटिश इंग्लिश की तरह डैश को भी जो है एक विश्व भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो कौन सी भाषा है वो है अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, इसमें अमेरिकन इंग्लिश भरा जाएगा। फिर है डैश इंग्लिश इज़ क्लोज़र टू ब्रिटिश इंग्लिश दैन टू अमेरिकन इंग्लिश। तो हमारा यहाँ इंडियन इंग्लिश ही आ जाएगा कि इंडियन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश की तुलना में ज़्यादा उसके नज़दीक है अमेरिकन इंग्लिश की तुलना में। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश से बहुत ज़्यादा नज़दीक है अमेरिकन की तुलना में। फिर है पोएम गुड बाय पार्टी। इस कहानी में एक कविता थी जिसका नाम था गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS। ठीक है, ये कविता कहानी के अंत पेज में थी और वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी निसीम एज़ेकिएल। ठीक है, निसीम एज़ेकिएल के द्वारा लिखी गई थी। फिर है पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS हैज़ गिवन अस ए डैश वर्जन ऑफ इंडियन इंग्लिश। ये जो कविता थी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, ये कविता ने हमें जो है डैश वर्जन दिया है, एकदम अलग ही रूप दिया है इंडियन इंग्लिश का। तो स्टेराइज्ड का मतलब होता है विशिष्ट रूप, मतलब एकदम विशिष्ट रूप दिखाया है इंडियन इंग्लिश का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके बुक से हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्पीच कैम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। जो अभी आपने ऑब्जेक्टिव में भी देखा है इसको। ठीक है, तो इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन इनटू द स्टैंडर्ड इंग्लिश। मतलब इंग्लिश जो है वो एंग्लो सैक्सन के भाषाओं से बढ़ करके एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बना, और यही स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश दिस स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन और RP। यही स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो था यही आगे चल करके रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में या फिर RP के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आगे देखें। यह प्रश्न है कि व्हाट हैज़ मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियस इम्प्योर लैंग्वेज। इंग्लिश को ऐसा क्या है जो कि इंग्लिश को बना दिया है बहुत ही ज़्यादा गौरवमान लेकिन अशुद्ध भाषा? वो क्या चीज़ है जिसने अंग्रेज़ी को ये बनाया है? तो ऑब्जेक्टिव में भी आपने इसका भी उत्तर देखा है कि बोरोइंग हैबिट, मतलब उधार लेने की प्रवृत्ति। बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश की जो उधार लेने की प्रवृत्ति है और कई सारे यूरोपीय भाषाओं से इन्होंने उधार लिया है, हैज़ मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियस इम्प्योर लैंग्वेज। इसने ही अंग्रेज़ी को सबसे ज़्यादा गौरवमान और इम्प्योर अशुद्ध भाषा बना दिया है। मैनी न्यू वर्ड्स वेयर बोरोड फ्रॉम लैटिन, स्पेनिश, इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस। कई सारे जो शब्द हैं वो लैटिन से लिए गए, स्पेनिश से लिए गए, इटालियन शब्द हैं, कई फ्रेंच के शब्द हैं, और हमारे देश के भी कई सारे शब्द हैं जो कि इस रूप में बदल चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश का रूप ले चुके हैं।
अगला है नेम 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, मतलब कि पूरे विश्व में अंग्रेज़ी के प्रसार से क्या प्रभाव पड़ा, इसके 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, अंग्रेज़ी के प्रसार से वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश से क्या प्रभाव पड़ा। तो देयर आर 2 मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के विश्वविख्यात प्रसार से जो है 2 असर जो है पड़े, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है द नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, मतलब कि जो राष्ट्रीय किस्में हैं अंग्रेज़ी की वो सब उत्पन्न हुई। लाइक अमेरिकन इंग्लिश आया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आया, कैनेडियन इंग्लिश आया, है ना, केम इनटू बिगिन, ये जो है शुरुआत हुई इन भाषाओं की। फिर न्यू इंग्लिशेस डेवलप्ड इन कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश वाज नॉट द मदर, फॉर एग्जाम्पल इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, etc। यहाँ पर जो न्यू इंग्लिश जहाँ से है वहाँ सेकंड नंबर दे दीजिएगा। सेकंड नंबर लिखना मैं शायद भूल गया हूँ, न्यू इंग्लिश से ही आपको सेकंड नंबर लिखना है। तो न्यू इंग्लिश जो है यहाँ पर डेवलप हुआ है ऐसे देशों में जहाँ पर इंग्लिश मातृभाषा के रूप में नहीं थी, जैसे कि हमारे देश में, हमारे इंग्लिश में इंग्लिश मातृभाषा नहीं थी, हिंदी थी। ठीक है, तो वहाँ पर इंग्लिश जो है डेवलप हुआ, और फिर नाइजीरिया में भी ऐसा ही हाल है। ठीक है, अब आते हैं नोट्स के क्वेश्चन पे। यहाँ का ये जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, ये क्वेश्चन 2021 के सेंटअप टेस्ट एग्ज़ाम में आया था। इंटरमीडिएट का जो सेंटअप टेस्ट एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान से सारे नोट्स के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश, क्योंकि ये आपके चैप्टर का भी नाम है, तो ग्लोबल इंग्लिश के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से कि इंग्लिश इज़ सेड टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एज नो अदर लैंग्वेज इज़ रेड एंड स्पोकन इन सो मैनी कंट्रीज़ एज इट इज़। इंग्लिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाती है, क्योंकि कोई और ऐसी भाषा नहीं है जो कि दुनिया के इतने सारे देशों में लिखी पढ़ी या बोली जाती हो जितनी इंग्लिश है। ठीक है, नेचुरली इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और इसी प्रकार अंग्रेज़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा बन गई, कॉमर्स वाणिज्य की भाषा बन गई, साइंस विज्ञान की भाषा बन गई, और डिप्लोमेसी और राजतंत्र की भाषा भी बन गई। ऑल द अर्लियर कॉलोनीज़ ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश, जितने भी पुराने उपनिवेश हैं अंग्रेजी, मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर के, अंग्रेज़ शासन के जितने भी पुराने उपनिवेश थे, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत को सम्मिलित करते हुए, हैड द प्रेजेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, वहाँ पर इस भाषा का मौजूदगी है ही। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इंग्लिश एज इट्स मेन लैंग्वेज, और जो यूएस है वहाँ पर अंग्रेज़ी मुख्य भाषा के रूप में प्रचलित है। इन द यूरोपियन कंट्रीज़, अगर यूरोपीय देशों की बात करें जहाँ फ्रांस की बात होगी, रशिया की बात होगी, जर्मनी की बात होगी, etc, द लैंग्वेज इज़ स्पोकन बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यहाँ ये भाषा काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा बोली जाती है। इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और ये यूएन जो एक संस्था है, विश्व की संस्था है, उसकी भी मुख्य भाषा के रूप में ये भाषा प्रचलित है। इवन द चाइनीज़ आर लर्निंग इंग्लिश इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द वर्ल्ड इन द एज ऑफ ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की अब बात होती है तो चाइना एक विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, और आपने ये भी देखा था कि चाइनीज़ भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। लेकिन अब चाइनीज़ लोग भी जो है अंग्रेज़ी पर जोर दे रहे हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी स्थिति को मौजूद करा सकें, वहाँ पर वो भी कम्पीट कर सकें, इसीलिए वो भी अब अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, क्योंकि इस चैप्टर में अमेरिकन इंग्लिश पर भी बात हुई है। तो व्हेन द कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, जब यूएसए जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुए, the English language written and spoken there to try to shed off some of the features of the Queen English।
तो जो अंग्रेज़ी लैंग्वेज वहाँ पर लिखी या बोली जाती थी, उन्होंने भी ये कोशिश की कि वो जो है कुछ अंश जो है क्वींस इंग्लिश, जो मुख्य इंग्लिश की भाषा थी, उससे कुछ अंश लेकर के कुछ अपना भी उसमें मिला सकें। The first change were seen in the different ways in which English began to be used in America। और पहले बदलाव जो हैं कुछ अलग तरीक़ों में देखे गए जो कि अमेरिका में बोली जाने वाली इंग्लिश थी। अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली इंग्लिश में कुछ बदलाव शुरुआती दौर में देखे गए। ठीक है। आफ्टर अमेरिका बिकम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल, जब अमेरिका अंग्रेज़ी शासन से आज़ाद हुआ, The Americans were eager to show their distinct identity as a free country। और अमेरिकन्स जो थे वो अपनी एक अलग पहचान, एक आज़ाद देश के रूप में अपनी एक अलग पहचान विकसित करना चाहते थे। एंड बिगन टू कॉल देयर वैरायटी ऑफ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश। और इस तरह से जो उन्होंने इंग्लिश की किस्म उत्पन्न की, जिस तरह की किस्म उन्होंने बनाई इंग्लिश की, उसको वो लोग अमेरिकन इंग्लिश कहने लगे। टुडे American English, like British English, is recognized as a world language। आज अमेरिकन इंग्लिश भी जो है ब्रिटिश इंग्लिश की तरह ही विश्व की भाषाओं में गिनी जाती है। Therefore there are many differences between them। और therefore नहीं है, दो है वहाँ पर, हालांकि उन दोनों में काफ़ी अंतर हैं। अमेरिकन इंग्लिश हैज़ सम डिफरेंट वर्ड्स, अमेरिकन इंग्लिश में कुछ अलग शब्द हैं, डिफरेंट स्पेलिंग, कुछ अलग स्पेलिंग्स हैं, एंड डिफरेंट यूज़ ऑफ ग्रामर्स, और ग्रामर का भी जो है एक अलग ही उपयोग है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश इंग्लिश, अगर उसकी तुलना हम ब्रिटिश इंग्लिश से करें तो। ठीक है। अगला प्रश्न है डिस्कस इन ब्रीफ सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ये प्रश्न भी परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या अंतर है, इसको सारांश में बताएं। तो ब्रिटिश इंग्लिश इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन इंग्लिश, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि ब्रिटिश इंग्लिश को ही क्वींस इंग्लिश भी कहा गया है। एज ऑल द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग अमेरिकन इंग्लिश हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इट। जितने भी तरह के अंग्रेज़ी के प्रकार हैं, चाहे वो अमेरिकन इंग्लिश ही क्यों ना हो, वो भी उसी से ऑरिजिनेट हुआ है, उसी से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो सभी की रानी है। ठीक है। Although there are many differences between British English and American English, इसके बावजूद दोनों में बहुत अंतर है, ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में काफ़ी अंतर है। The main difference between them is in pronunciation of different words। और जो मुख्य अंतर है वो है शब्दों के उच्चारण में। ब्रिटिश लोग जो है शब्द का उच्चारण अलग ढंग से करते हैं, जबकि अमेरिकन शब्दों का उच्चारण अलग ढंग से करते हैं। और हमारा तो शब्दों का उच्चारण ही बिल्कुल अलग है, हमारे तो शब्द भी अलग हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर है कि सम वर्ड्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन ईच वेराइटी ऑफ इंग्लिश। कुछ शब्द भी अलग हैं इंग्लिश की वेराइटी में। एंड देयर आर ऑल्सो फ्यू डिफरेंसेस इन द वे ऑफ दे यूज़ ग्रामर। और जिस तरह से वो ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी अंतर है। और इस डिफरेंस को इस टेबल के ज़रिए आप समझ सकते हैं। ऊपर जो है कुछ शब्द लिखे हैं, स्पेलिंग लिखे हैं और ग्रामर के कुछ शब्द लिखे हैं, और वो शब्द ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, और उसके नीचे के जो शब्द हैं वो अमेरिकन इंग्लिश के हैं। जैसे कि रबिश, जिसका मतलब कचरा होता है, और इधर अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे गैस कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउज़र्स कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स कहा जाता है। ठीक है। हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों बोलते हैं, है ना। फिर चेक की स्पेलिंग जो है यहाँ पर अलग है, वहाँ डिफेंस की इंग्लिश यहाँ डिफेंस के स्पेलिंग से अलग है। ठीक है। कलर की स्पेलिंग में डिफरेंट है। ठीक है। ऐसे ही कई सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे कि किसी शब्द में आप देखेंगे एस का प्रयोग और जेड का प्रयोग दोनों होता है। तो एस वाला जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और जेड वाला अमेरिकन इंग्लिश है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे आपके डेली यूज़ में। ठीक है। और फिर यहाँ पर ग्रामर में भी है कि हैव यू गॉट, तो अमेरिकन इंग्लिश में हैव यू गॉटन बोला जाता है। रियली गुड को रियल गुड बोला जाता है। इट्स 6:45 को इट्स 7:15 कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ अंतर हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में आप आराम से देख सकते हैं, और इसे इसी प्रकार आप टेबल बनाकर लिख सकते हैं। मैंने इस टेबल को मतलब कि लेटा कर बनाया, आप चाहें तो सीधा सीधे भी इसे बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। जैसे बुक में दिया है, आपने बुक के फिगर में आपने देखा है कि ये कैसे बताया गया है। अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाएं और लास्ट इससे पहले की वीडियो वही है, आप उसे देख सकते हैं।
और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ पिछले 2 वर्ष पहले 18 के एग्ज़ाम में ये, या 19 के एग्ज़ाम में, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें ये प्रश्न ज़रूर पूछा गया था। तो आप इस प्रश्न पर एक विशेष ध्यान दें। इंडियन इंग्लिश इज़ ऑल्सो नोन एज इंडो इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश को इंडो इंग्लिश भी कहा जाता है, शॉर्टकट में IND, ठीक है, I कैपिटल ND छोटी और E कैपिटल, इस तरह से शॉर्टकट में भी आप इसको लिख सकते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भारत के एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है स्थापित है। उसके साथ साथ द स्टेट लैंग्वेज, इसको राजकीय भाषाओं में भी बहुत राज्यों में बोला जाता है, जिसमें कि द स्टेट लैंग्वेज ऑफ मणिपुर में बोला, मतलब आप जो देखेंगे हमारे ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, ठीक है, 7 राज्य हैं पूर्व में, उसमें अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती है और वहाँ की स्टेट लैंग्वेज ही वो अंग्रेज़ी है, जिसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा ये सब आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब तो हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी है, तो शायद उस 9 में लद्दाख में नहीं है अभी, लेकिन बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सभी जगह पर अंग्रेज़ी जो है एक राजकीय भाषा के रूप में प्रचलित है। इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला प्रपोज्ड, मतलब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में त्रिभाषी सूत्र का आपने नाम सुना होगा। तो त्रिभाषी सूत्र में जो है अंग्रेज़ी भी शामिल है, जिसमें कि एक स्टेट लैंग्वेज है, एक हिंदी है और एक अंग्रेज़ी है। मतलब एक उस राष्ट्र की भाषा, उस राज्य की भाषा, और एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये 3 भाषा है, त्रिभाषी सूत्र कहा जाता है। तो ये आपको हर राज्य में देखने को मिलेगा। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ मराठी के साथ इंग्लिश हिंदी पढ़ना पड़ेगा, गुजरात में गुजराती के साथ इंग्लिश हिंदी पढ़ना पड़ेगा, बंगाल में बंगाली के साथ, और हमारे बिहार में जो है मैथिली पढ़ते हैं लोग, या फिर जो है अंगिका पढ़ते हैं, ठीक है, भोजपुरी पढ़ते हैं, जो कि भोजपुर की तरफ यूपी का इलाका पड़ता है, तो वहाँ पढ़ते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे साउथ में जाएंगे तो तमिल, कन्नड़, ये सब भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी हिंदी का समावेश देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लीगल सिस्टम, मतलब हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यवस्था है, फोर्स है मतलब कि जो सैन्य व्यवस्था है, बिजनेस है मतलब व्यापार में, और मीडिया में, ठीक है, इन सभी में अंग्रेज़ी का प्रयोग आज के समय में किया जा रहा है। INDE मतलब इंडियन इंग्लिश, जो मैंने पहले ही बताया है, इज़ क्लोज़र टू ब्रिटिश इंग्लिश दैन टू अमेरिकन इंग्लिश। ये ब्रिटिश इंग्लिश के काफ़ी करीब है अमेरिकन इंग्लिश की तुलना में। इंडियन इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश। और इंडियन इंग्लिश ने जो है इसी प्रकार कई सारे जो है शब्द, कई सारे जो है पैटर्न्स हैं ऐसे बना लिए हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं इंडियन इंग्लिश एक तरफ, ब्रिटिश इंग्लिश एक तरफ। इधर मैंने मैच बॉक्स लिखा है, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में उसे ए बॉक्स ऑफ मैचेस कहा जाता है। इधर मनी बैग है जिसको पर्स कहते हैं वो लोग। बंद है जिसको लेबर स्ट्राइक कहा जाता है, हड़ताल जिसको कहते हैं हम लोग। फिर गोडाउन है, हम लोग गोडाउन कहते हैं तो वो लोग वेयर हाउस कहते हैं। लाख हम लोग कहते हैं तो वो लोग 100,000 कहते हैं। इसी प्रकार आपने नंबर सिस्टम में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम भी देखा है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप देखते हैं कि 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर जिलियन, है ना। इस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। जबकि इंडियन सिस्टम में आप लोग अगर हिंदी में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरह से आप पढ़ते हैं। तो अंतर तो है, दोनों भाषाओं में अंतर है, लेकिन फिर भी हमारी भाषा जो है उन्हीं पर निर्भर करती है, क्योंकि उन्हीं का शासन रहा है हमारे ऊपर, तो हम उन्हीं पर जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, अपनी भाषा का आधार वहीं से लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि न सिर्फ 11th बल्कि 12th में भी ये चैप्टर आपको बहुत काम देने वाला है, तो इसे एकदम लिख लें, याद कर लें।
और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और अपना ख्याल रखें। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से बचे रहें और पढ़ाई करते रहें, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।